नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे 18 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और आज का हमारा पार्ट है ये रहेगा 19, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट नंबर 19। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था बैटरी या सेल का। हमने सर्वोत्तम बैटरी के गुणधर्म देखे, बैटरी या सेल के प्रकार देखे। दो भागों में हमने डिवाइड किया, प्राथमिक बैटरी या अपन कह सकते हैं प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। हमने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर हमने प्राथमिक सेल का डिटेल से अध्ययन किया। पहले हमने पढ़ा शुष्क सेल और उसके बाद में हमने पढ़ा मरकरी सेल। और आज हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे द्वितीयक सेल या अपन कह सकते हैं द्वितीयक बैटरी। और उसमें पहला जो सेल है वो अपन पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल या अपन कह सकते हैं सीसा संचायक बैटरी। यानी आज का जो हमारा पार्ट है उसमें हम सीसा संचायक सेल का अध्ययन करेंगे डिटेल से। हम इसको कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। अब देखो, आप यानी ये जो सीसा संचायक बैटरी है ये सर्वोत्तम उपयोग में आने वाली बैटरी है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये बैटरियां सर्वाधिक उपयोग में आने वाली बैटरियां हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि वर्तमान में इन बैटरियों का सर्वाधिक उपयोग होता है। और अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, यानी अपन कह सकते हैं मोटर गाड़ियों में इन बैटरियों का सर्वाधिक उपयोग होता है। अब देखो, हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था कि बैटरी का निर्माण कैसे होता है। दो या दो से अधिक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से इनका निर्माण होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इनका निर्माण अनेक वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से होता है। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं सीसा संचायक सेल, यानी इसमें सामान्यतया हम क्या कह सकते हैं, सामान्यतया 3 या 6 वोल्टीय सेलों को 3 या 6 या अपन कह सकते हैं 3 से 6, क्या कह सकते हैं 3 से 6 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा क्या कहेंगे 6 से 12 वोल्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। देखो, हमने सामान्य बातें पढ़ी हैं। क्या कहा मैंने कि ये बैटरियां सर्वाधिक उपयोग में आने वाली बैटरियां हैं। इनका निर्माण अनेक वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से होता है। सीसा संचायक सेल में सामान्यतया 3 से 6 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा हमें 6 से 12 वोल्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब देखो, सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है
और हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था कि द्वितीयक सेलों में रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि सीसा संचायक सेल को डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः इसे विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज कर सकते हैं। तो देखो, इस सीसा संचायक सेल में दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक तो डिस्चार्ज, यानी अपन कह सकते हैं डिस्चार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, और दूसरी अपन कह सकते हैं चार्ज के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो, डिस्चार्ज कब होगा सेल? जब हम सेल को उपयोग में लेंगे, यानी हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त करेंगे, तब सेल क्या होगा? डिस्चार्ज। तो अपन कह सकते हैं कि इस सेल में दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक तो अपन कह सकते हैं डिस्चार्ज के दौरान, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उपयोग के दौरान। क्या कह सकते हैं? उपयोग के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो, हम सेल को उपयोग में ले रहे हैं और हमें पता है कि सीसा संचायक सेल एक द्वितीयक सेल है और यह एक गैल्वेनिक सेलों के द्वारा बना हुआ सेल है। इसका मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है? विद्युत ऊर्जा में। कब की बात है? जब सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज, या अपन कहेंगे उपयोग के दौरान। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि डिस्चार्ज के दौरान तो यह विद्युत रासायनिक सेल होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि डिस्चार्ज के दौरान या उपयोग के दौरान यह विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। इस चीज को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। और अब बात करते हैं चार्ज के दौरान। अब देखो, आप सेल को हमने उपयोग में लिया, यानी सेल डिस्चार्ज हो गया, उससे विद्युत धारा प्राप्त होनी बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके और इसको चार्ज करेंगे। इसका मतलब हम क्या दे रहे हैं? इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं, और वो विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रियाएं उनमें उपयोगी में होती है। यानी सीधी सी बात यह है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो चार्ज के दौरान ये सेल विद्युत अपघटनी, क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। वापस से मैं रिपीट करवा रहा हूं, डिस्चार्ज के दौरान विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है और चार्ज के दौरान विद्युत अपघटनी सेल की भांति व्यवहार करता है। तो ये तो हुई इसकी सामान्य बातें। अब हम बात करते हैं कि सीसा संचायक सेल में एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। तो ध्यान से समझना, एनोड तो बना होता है Pb का और कैथोड बना होता है PbO2 का। कोई दिक्कत नहीं है। और बात करते हैं विद्युत अपघटय की। विद्युत अपघटय, अब देखो आप, विद्युत अपघटय के रूप में हम काम में लेते हैं इसमें 38% यानी 38% H2SO4 का जलीय विलयन, और इस 38% H2SO4 के जलीय विलयन का जो घनत्व है वो होता है 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने बताया है इस 38% H2SO4 के जलीय विलयन का घनत्व होता है 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो अब हमें ये पता हो गया है कि सीसा संचायक सेल में एनोड Pb का बना होता है, कैथोड PbO2 का बना होता है, और विद्युत अपघटय के रूप में हम 38% H2SO4 का जलीय विलयन उपयोग में लेते हैं।
जिसका घनत्व 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। और डिस्चार्ज के दौरान यह सेल विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है और चार्ज के दौरान यह सेल विद्युत अपघटनी सेल की भांति कार्य करता है। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं, सीसा संचायक सेल का डायग्राम। देखो इसका डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ध्यान से लगातार अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। अब बना रहा हूं मैं सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र। देखो हमने देखा है कि इसमें 3 से 6 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखो हम यहाँ पे 3 वोल्टीय सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर सीसा संचायक सेल का निर्माण करेंगे। तो ध्यान से आप समझना। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, सीसा संचायक सेल, ये तो रहा पात्र। अब देखो 3 वोल्टीय सेल ले रहे हैं अपन, इसका मतलब 3 तो हो गए एनोड और 3 ही क्या हो गए कैथोड। अब देखो आप ये तो मैंने 3 क्या बना दिए एनोड, और अब बना रहा हूं मैं 3 कैथोड। तो ध्यान से आप समझना, अलग कलर से दिखा रहा हूं मैं कैथोड को। ये तो एनोड हो गए और ये कैथोड। देखो एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये तो हैं एनोड, सॉरी कैथोड, यानी मैं यहां पे लिख दूं कैथोड, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड या धन टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं दिखा दूं एनोड को। ये है एनोड, यानी हम कह सकते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या ऋण टर्मिनल। कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं होनी चाहिए। और अब मैं इसमें भर रहा हूं 38% H2SO4 का जलीय विलयन। ध्यान से आप मेरे साथ समझते जाएंगे। क्या भर रहा हूं मैं 38% H2SO4 का जलीय विलयन।
38% H2SO4 का जलीय विलयन। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ लिख रहा हूँ मैं 38% H2SO4 का जलीय विलयन, और इस H2SO4 के जलीय विलयन का जो घनत्व है वो होता है 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। क्या ये घनत्व है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ये तो हैं कैथोड, ये तो बने होते हैं PbO2 के, और ये हैं एनोड, ये बने होते हैं Pb के। कोई दिक्कत नहीं है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हमने सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बना लिया है। हमने एक पात्र लिया, 3 वोल्टीय सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। इसका मतलब 3 एनोड होंगे और 3 कैथोड। एनोड यहाँ पे Pb का बना होगा, कैथोड यहाँ पे PbO2 का बना होगा, और पात्र में हम 38% H2SO4 का जलीय विलयन भर देंगे, जिसका घनत्व 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। क्रिया विधि में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो, अभी मैंने बताया आपको कि इस सेल में 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि जब हम सेल को उपयोग में ले रहे हैं, यानी डिस्चार्ज के समय होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो पहले हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं, क्या बताया मैंने? डिस्चार्ज के दौरान या डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं। पहले बात कर रहा हूं मैं एनोड की। देखो, हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो देखो, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी? एनोड बना है Pb का, तो Pb प्लस विद्युत अपघटय के रूप में हमने क्या लिया है? H2SO4। यानी यहां पर इस विलयन में SO4 2- आयन उपस्थित हैं, तो ये रहा SO4 2- आयन, और क्या बनेगा? PbSO4। कोई दिक्कत नहीं है। Pb का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। Pb यहाँ पे शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ पे +2, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर Pb का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करूँ मैं कैथोड की। कैथोड में हमें पता है अपचयन अभिक्रिया होती है, और देखो कैथोड में कौन सी अभिक्रिया होगी? PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। कोई दिक्कत नहीं है। PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? PbSO4 प्लस 2H2। अब देखो, यहाँ पर जो PbO2 है,
इसमें जो Pb है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ पे PbSO4 में Pb +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। इसका मतलब यहाँ पर इस Pb का क्या हो रहा है, अपचयन। अब देखो ये तो हो गई इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अलग अलग अभिक्रियाएं। अब अगर मैं पूर्ण शैल अभिक्रिया की बात करूं, पूर्ण शैल अभिक्रिया मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पूर्ण शैल अभिक्रिया, ध्यान से समझना आप, पूर्ण शैल अभिक्रिया। देखो यहां पे देखो Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, हमने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए। Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Pb2+ में चेंज हो रही है। इसका मतलब Pb का यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए। अब देखो बचा क्या, इधर क्या बचा, Pb प्लस PbO2, PbO2। अब देखो आप, 2 तो SO4 माइनस हैं, 2 तो क्या है, SO4 2 माइनस, और 4 क्या है, H+। इसका मतलब इनसे क्या बनेगा, 2H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, 2PbSO4। ये देखो ये मैंने क्या लिख दी, पूर्ण शैल अभिक्रिया, कंप्लीट शैल रिएक्शन। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले हमने चर्चा की है डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं। पहले हमने एनोड की बात की, एनोड यहाँ पे Pb का बना है और हमें पता है एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखो Pb सल्फेट आयनों के साथ यानी SO4 2- आयनों के साथ अभिक्रिया करके PbSO4 बनाती है। यानी यहाँ पर Pb 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इस PbSO4 में Pb +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका मतलब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। ये तो हो गई एनोड पे। फिर हमने बात की कैथोड की। कैथोड यहाँ पे बना है PbO2 का, तो PbO2 अभिक्रिया करेगा सल्फेट आयनों के साथ जो विलयन में उपस्थित हैं। तो SO4 2- प्लस 4H+ और एनोड के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कैथोड पे उपयोग में काम में आ जाते हैं। यानी PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा यहाँ पे PbSO4। यानी इस PbO2 में Pb +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, +4 से +2 में आ रहा है। इसका मतलब Pb ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और साथ में 2 जल के अणु, जल बन रहा है यहाँ पे, PbSO4 बन रहा है और जल बन रहा है। फिर हमने दोनों अभिक्रियाओं को मिला के पूर्ण शैल अभिक्रिया लिखी। तो पूर्ण शैल अभिक्रिया में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, Pb प्लस PbO2 2H2SO4 और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिला, 2PbSO4। ठीक है। अब देखो आप, अब इस शैल अभिक्रिया को आप ये देखो, तो शैल अभिक्रिया को देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर H2SO4 उपयोग में आ रहा है और जो इलेक्ट्रोड हैं यानी अपन क्या कह सकते हैं, एनोड व कैथोड दोनों पर हमें PbSO4 प्राप्त हो रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि डिस्चार्ज के समय ध्यान से समझना आप, डिस्चार्ज के दौरान हमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 प्राप्त होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 प्राप्त होता है, जिसकी वजह से विलयन में इस विलयन की बात कर रहा हूं मैं, विलयन में H2SO4 की सांद्रता कम हो जाएगी। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि विलयन में H2SO4 का घनत्व कम हो जाएगा और H2SO4 का घनत्व कम हो जाएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति सेमी क्यूब हो जाता है। और इतना घनत्व होने पर हमें, यानी अपन ये कह सकते हैं कि विलयन में H2SO4 का घनत्व कम हो जाता है और सेल कार्य करना बंद कर देता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल से विद्युत धारा प्राप्त होना बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें इस सेल को पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करके
चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करेंगे चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, या अपन कह सकते हैं चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, अब देखो आप ध्यान से समझना। आप पहले मैं एनोड की बात करूं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अभिक्रियाएं विपरीत दिशा में संपन्न होने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जब डिस्चार्ज के समय एनोड पे जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी, अब एनोड पे अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी अभिक्रियाएं विपरीत होने लगती हैं। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे जो PbSO4 है वो आवेशित होकर वापस किस में आ जाएगा? Pb प्लस SO4 2- आयन में। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और यही बात कैथोड पे होगी, यानी कैथोड पे क्या हो रहा है? अपचयन, लेकिन अब इस कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीकरण। अरे अभिक्रियाएं विपरीत हो गई। यानी अब अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड भी क्या होगा? जो PbSO4 बना है, PbSO4 ये वापस से आवेशित होकर और किस में आ जाएगा? PbO2 प्लस SO4 2- प्लस 4H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं पूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करूं, पूर्ण सेल अभिक्रिया, तो देखो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। देखो दो तो क्या हैं? PbSO4, 2 PbSO4 इधर, और फिर देखो यहाँ पे हमने H2 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 जल के अणु भी हमें प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2H2O, ठीक है ना? तो 2H2O और इधर क्या है? Pb प्लस PbO2, वही देखो 4 तो H प्लस हैं और 2 क्या हैं? SO4 2-, यानी मैं इनको जोड़कर लिख दूं 2H2SO4। अब देखो आप, यानी डिस्चार्ज की जो सेल अभिक्रिया उसको देखो आप, और जो चार्ज की सेल अभिक्रिया उसको देखो आप। Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 क्या बना? 2 PbSO4 प्लस 2H2। और यहाँ पे देखो आप 2 PbSO4 प्लस 2H2O, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, यानी ये अभिक्रिया इस अभिक्रिया की जस्ट विपरीत अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रियाओं को आप ध्यान में रखोगे। कई बार क्वेश्चन पूछता जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सीसा संचायक सेल में डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। देखो एक बात समझना आप, इस डिस्चार्ज को अपन बोलते हैं निरावेशन। क्या बोलेंगे? निरावेशन। तो इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखोगे। कई बार डिस्चार्ज चार्ज ना पूछ के वो निरावेशन और आवेशन शब्द भी यूज कर सकता है। और जो चार्ज है इसको बोलते हैं आवेशन। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि सीसा संचायक सेल में निरावेशन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। उस स्थिति में तो आपको ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी है। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सीसा संचायक सेल में आवेशन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, तो आपको ये अभिक्रियाएं लिखनी है। और ये इनकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब देखो आप, यानी डिस्चार्ज में तो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज में तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें PbSO4 प्राप्त हो रहा है और H2SO4 उपयोग में आ रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि विलयन में H2SO4 का घनत्व घटे जाता है और सेल कार्य करना बंद कर देता है, यानी हमें विद्युत धारा प्राप्त होना बंद हो जाती है। उस स्थिति में हमें सेल को पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज करने की आवश्यकता होती है। चार्जिंग के दौरान क्या होता है? देखो
चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रोडों पर PbSO4 प्राप्त हुआ है वो आवेशित होकर पुनः Pb और PbO2 में बदल जाता है और साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2SO4। यानी वापस से हम क्या कर सकते हैं कि वापस से इस विलयन में H2SO4 का घनत्व बढ़ने लगता है। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारा जो सीसा संचायक सेल है वो चार्ज हो गया और हम पुनः इससे विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। देखो, इसके उपयोग की अपन बात करें तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसके उपयोग, सीसा संचायक सेल के जो उपयोग हैं वो देखो आप, हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल में। अब इस ऑटोमोबाइल का मतलब आपको पता है, यानी अपन कह सकते हैं मोटर गाड़ियों में इस सीसा संचायक सेल का सर्वाधिक उपयोग होता है। यह अपन कह सकते हैं टॉर्च। देखो, हमारे घरों में जो टॉर्च होती है जिसको हम सामान्य भाषा में किसान टॉर्च बोलते हैं, उस टॉर्च में इस सीसा संचायक सेल का उपयोग होता है। तो ऑटोमोबाइल, टॉर्च। इसके अलावा हमारे घरों में जो इन्वर्टर होता है, क्या होता है, इन्वर्टर, उस इन्वर्टर में भी अपन कह सकते हैं कि इस सीसा संचायक सेल का उपयोग होता है। तो उपयोग आप ध्यान में रखोगे, ऑटोमोबाइल या आप ऐसे कह सकते हो मोटर गाड़ियों में, टॉर्च जिसको हम किसान टॉर्च कहते हैं, और इन्वर्टर। ठीक है ना। अब देखो, अब बात आती है कि इस सेल का एक दोष है, दोष बोल दो आप या कमी बोल दो, इंपॉर्टेंट है भाई, दोष या कमी। अब देखो कमी क्या है, कमी देखो ये है, जब हम इसको चार्ज करेंगे तो हमें पता है कि चार्जिंग के दौरान PbSO4 Pb और PbO2 में चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ PbSO4, अपन क्या कह सकते हैं कि कुछ PbSO4 Pb और PbO2 में नहीं बदल पाता है। और ये PbSO4 धीरे धीरे, यानी अपन कह सकते हैं समय के साथ ये पात्र के पेंदे में जमा होने लगता है, पात्र के पेंदे में जमा होने लगता है समय के साथ साथ। और इसकी वजह से, इस PbSO4 की वजह से समय के साथ इस सेल की जो कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता में कमी होने लगती है, कार्य क्षमता में कमी होने लगती है। तो इस दोष को भी आप ध्यान में रखोगे। सीसा संचायक सेल का दोष मैंने क्या बताया कि चार्जिंग के समय एनोड व कैथोड पे जमा PbSO4 पूर्णतया Pb व PbO2 में नहीं बदल पाता है और वह धीरे धीरे पात्र के पेंदे में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से सीसा संचायक सेल की कार्य क्षमता कम होने लगती है। समय के साथ धीरे धीरे कार्य क्षमता इसकी कम होने लग जाएगी। तो देखो, आज की क्लास में हमने सीसा संचायक सेल का अध्ययन किया। हमने सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र देखा, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं देखी हमने, डिस्चार्ज के दौरान और चार्ज के दौरान। एक बार वापस से मैं आपको कह रहा हूं, दोनों अभिक्रियाओं को, यानी डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं और चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाओं को, दोनों को आप अपनी जो नोटबुक है उसमें आप लिख कर अभ्यास करोगे ताकि दोनों अभिक्रियाएं आपको कंठस्थ हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसा संचायक सेल में डिस्चार्ज के समय होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। यह ऐसे पूछ सकता है कि सीसा संचायक सेल में निरावेशन के समय इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि सीसा संचायक सेल में आवेशन के दौरान इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। तो हमने कंप्लीट डिटेल से इस सेल का अध्ययन कर लिया है। उपयोग मैंने आपको बताई, ऑटोमोबाइल, टॉर्च, इन्वर्टर, और इसका जो एक दोष है वो भी मैंने आपको बता दिया है। दोष क्या था
कि जो PbSO4 Pb व PbO2 में नहीं बदल पाता है वो धीरे धीरे पात्र के पेंदे में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से इस सेल की कार्य क्षमता समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेल होगा कौन सा, कैडमियम निकल सेल, उसका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।